तो आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्र संग्राम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो देखो ये है एक पिक्चर है जो काफ़ी मुश्किल से ढूँढने पर निकला है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था और ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे इमेजेस मैं आपको दिखाऊँगा जो ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है। तो देखो भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई थी। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है और औरंगज़ेब के मरने के बाद जो मुग़ल सल्तनत का क्रूर राजा था, वो मरा 1705 या 7 में। उसके मरने के बाद अंग्रेज़ राज कर लेते हैं भारत पे और उसके बाद से 1857 तक भारत पर सिर्फ़ एक कंपनी राज करती है, ना कि अंग्रेज़। और अंग्रेज़ फिर कब राज करते हैं यानी 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद सीधा अंग्रेज़ जो क्राउन थी ब्रिटिश, उसके पास शासन चल जाती है यानी ये ब्रिटिश और वो फिर भारत पर राज करने लगती है। लेकिन उससे पहले भारत को सिर्फ़ एक कंपनी राज कर रही थी, ये आप समझ लीजिए। और 1857 की क्रांति का हम धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कारण देखेंगे डिटेल में कि क्यों हुआ था हर एक कारण। तो देखो इसे मैं आपको कहानी जैसा बताऊँगा जिससे समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले देख लेते हैं संथाल विद्रोह जो 1857 की क्रांति से पहले हुई थी। तो जो कल का क्लास हुआ था हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अंग्रेज़ आए थे भारत, उसको कल अच्छा से नहीं बताया था उसका लेकिन टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया हूँ। वहाँ से जाकर आप लोग ले लें और उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें कुछ-कुछ मिस हो गया जैसे प प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध था, वो तो मिस हो गया था क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एसएससी में, इसीलिए उसको स्किप कर दिया। तो देखते हैं संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था कि देखो मैं बताता हूँ आज कहानी जैसा बताने कहूँगा। तो संथाल जैसे बिहार और झारखंड राज्य है उसके बीच में बॉर्डर पे जो राजमहल की पहाड़ी आप मैप पढ़ेंगे तो वहाँ देगा। तो वहाँ पे पहले पहाड़िया लोग रहते थे यानी उनको पहाड़िया कहते थे। पूरे एकदम आदि मानव जैसा रहते थे, जंगल में रहते थे, इमली के पेड़ पे के नीचे सोते थे, आराम उनका पेड़ का ये सब मतलब झोपड़ी जैसा रहते थे और वो झूम का खेती करते थे। यानी एक जगह जंगल को साफ-सफाई करते, 2 साल खेती करते और 2 साल के लिए उसको छोड़ देते, फिर दूसरा जगह चल जाते। तो मतलब एक जगह वो सब नहीं रहते थे और वैसे झूम का खेती करते थे। तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ युद्ध किया मतलब उनको भगाना चाहा, पर जंगल इतना घना था झारखंड का कि वो इतना अंदर घुस जाते थे पहाड़ी के अंदर जिससे अंग्रेज़ों के उनको भगाना मुश्किल हो गया। और अंग्रेज़ों को ज़्यादा ज़मीन चाहिए था और उनसे भी टैक्स चाहिए था और अंग्रेज़ ये भी चाहते थे कि वो लोग आम इंसान जैसा घर बनाकर रहने लगें, पर वो ये नहीं समझ पाते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, संथालों को बुलाया और जंगल कटाई शुरू कर दिया, यानी जंगल को काट के भूमि मैदान बनाने स्टार्ट कर दिया और उसके कारण जो पहाड़िया लोग थे वो अंदर चले गए और वो सब बाहर भड़क गए और किसानों पर वो हमला करने लगे। किसानों का जानवर-उनवर, अनाज-उनाज ये सब लूटने लगे। तो फिर अंग्रेज़ युद्ध करता है और वो सबको मार भगाता है और वो सब जो बचे-कुचे अंदर घुस जाते हैं। फिर अंग्रेज़ लालच क्या देता है कि वो सबका मुखिया जो था वो सबको लालच देता है कि जो मुखिया अपना टीम को लेके हमारे साथ अगर मिलेगा तो उन्हें हम काफ़ी ज़्यादा पैसा देंगे, घर देंगे, दौलत देंगे, ज़मीन देंगे आम आदमी जैसा रहने के लिए। तो उसमें से बहुत से जो मुखिया थे वो मान जाते हैं और वो अंग्रेज़ों के साथ आ जाते हैं और कुछ जो बचे वो जंगल ही में अंदर चले जाते हैं। तो देखते हैं संथाल लोगों को जो पहाड़िया का क्षेत्र साफ़ करके उनको वही पहाड़ी दे दिया गया था, कुछ हिस्सा पहाड़ी के नीचे राजमहल के पहाड़ी के नीचे कि आप लोग रहो। तो वो जगह को दामिन इको कहते हैं। क्या कहते हैं? दामिन इको। तो दामिन इको संथाल परगना क्षेत्र था यानी संथालों का और ये लोग उसमें रहते थे। फिर इन सब का जनसंख्या इतना जल्दी बढ़ा कि जगह कम हो गया। फिर ये जगह कब्ज़ाना चाहे और अंग्रेज़ों से भूमि माँगे तो अंग्रेज़ों ने मना कर दिया और फिर संथाल विद्रोह ये सब विद्रोह पे उतर जाते हैं और उसके आर्थिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है, ब्रिटिश शोषण के कारण भी ये विद्रोह करते हैं मजबूरन। तो चलो ये तो थी कहानी कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, तो संथाल विद्रोह का मोटा-मोटी समझ लो कि इनको जगह दिया गया था दामिन ईको जो नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी छोटा था यानी जनसंख्या इनका बढ़ गया था। तो अब देखते हैं डिटेल में। तो इसका विद्रोह ये कब होता है यानी 1855 से 1856 के बीच में होता है यानी एक ही साल। अब विद्रोह का परिचय देखें तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में वर्तमान झारखंड क्षेत्र में हुआ था और ये ब्रिटिश शासन और महाजनों के शोषण के विरुद्ध संथाल आदिवासी का संघर्ष था। इस विद्रोह में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार है। तो देखो ये राजमहल पहाड़ियाँ जो वर्तमान में झारखंड बिहार के सीमा में है।
तो आप झारखंड का मैप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये 30 जून 1855 से शुरू हुई थी और 1856 तक चली थी। और इसके प्रमुख नेता तो 4 नेता थे, इन चारों को नाम आपको किस तरीके से याद रखना है वो भी बताऊँगा। तो देखो सिंधु, तो कहीं आपको सिंधु दिखेगा, कहीं आपको सीधो दिखेगा। आपको ये मुरमुर ये लास्ट वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंधु और कान्हू नाम याद रख लीजिए, या सीधो या कान्हू। ये नाम फिर से बोल रहा हूँ, कहीं सीधो दिखेगा, कहीं सिंधु दिखेगा। तो सिंधु और कान्हू ये 2 पुरुष थे, दोनों भाई थे। मुख्य नेता जिन्हें विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु ने, और कान्हू इसका भाई था जो सिद्धू का भाई था और सह नेता था। ये मतलब इससे छोटा था। और ये 2 बहन थी, यानी चाँद और भैरव, ये दोनों लेडीज़ थी। तो एसएससी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि संथाल विद्रोह किन नेताओं ने किए थे, तो सिंधु कान्हू नहीं यहाँ दे देगा, महिला पूछ लेगा। तो महिला में चाँद और भैरव, ये दोनों महिला थी। तो तीसरे भाई सैन्य राजनीति थी, और चौथे भाई ये दोनों महिला थी, यानी ये लड़का नहीं था। यहाँ भाई दिख रहा है पर ये दोनों महिला हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं आर्थिक कारण। तो महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज यानी 50% या 500% लिखा गया है, पर 50% से ज़्यादा तक ब्याज में यानी कर लिया जाता था। जमींदारों का भूमि हड़पना, जो जमींदार व्यवस्था था यानी इस्तिमरारी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त, ये सबसे जमींदार इनका आर भूमि हड़पने लगता है, जो कि इनका जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य, यानी कृषि कम उपज होता था। अब बंधुआ मजदूरी का प्रथा काफ़ी प्रचलित था। तो ये आर्थिक व्यवस्था हो गया। सामाजिक व्यवस्था में संथाल परंपराओं का अपमान, यानी किसी भी संस्था का अपमान करोगे तो वो तो विद्रोह करेगा ही। अब बाहरी लोगों का प्रवेश होता है इसमें, और जनजातीय स्वायत्तता का उल्लंघन और सामाजिक शोषण का दमन इसमें होता है। सामाजिक में आ जाता है। फिर देखो ब्रिटिश शोषण, तो भारी भूमि का प्रणाली कर दिया, यानी ज़्यादा टैक्स लेता था। और न्याय व्यवस्था, यानी इनके साथ न्याय नहीं होता था। रेलवे निर्माण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी काम करवाया जाता था। पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया, यानी पुलिसों द्वारा इन्हें सताया जाता था। इनके कारण ये विद्रोह पे उतर जाते हैं। और संथाल विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ? तो इस विद्रोह में लगभग 10,000 संथाल लोगों की जान ली गई, और ब्रिटिश सरकार ने संथाल परंपरा यानी परगना बनने का मजबूर किया, और यह 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख स्रोत बना। तो ये 1857 क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कहानी जैसा बता दिया, समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे करके फिर से देख लेना। अब देखते हैं 1857 क्रांति, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन है 1857 की क्रांति? तो इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखते हैं ये कहाँ कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 से प्रथम स्वतंत्र संग्राम इसे ही कहा जाता है। यानी अगर ये जो पहला विद्रोह हुआ था, अगर यहाँ पे राष्ट्रवाद रहता तो हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन इसमें राष्ट्रवाद नहीं था, सब अपने-अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे। जैसे आगे बताऊँगा कि कौन किसके लिए लड़ रहा था। अगर इस टाइम जैसे गांधी जी आए तब राष्ट्रवाद बना, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी सब एक हुए तब ये देश आज़ाद हुआ। इस टाइम अगर हो जाते तो देश आज़ाद हो जाता। तो 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहने का श्रेय वीर सावरकर को कहा। तो देखो क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 को किसने कहा? तो वो वीर सावरकर ने कहा प्रथम स्वतंत्र संग्राम। और यह नाम इसलिए उचित है क्योंकि यह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों यानी सैनिक, किसान, जमींदार, राजा और आम नागरिकों का संयुक्त प्रयास था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अब विद्रोह की शुरुआत तो देखो मेरठ छावनी से शुरू होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है मेरठ। और कब होती है? तो 10 मई 1857 रविवार, दिन रविवार 10 मई। क्यों होता है तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। घटना तो देखो, घटना क्या होता है तो 85 भारतीय सैनिक, यानी 85 बटालियन जो था आर्मी, वो भारतीय सैनिक को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने का इनकार करते हैं, और वह कारावास की सजा दी गई। और इसलिए क्रोधित अन्य सैनिक ने विद्रोह कर जेल तोड़ी और दिल्ली की कूच डाली। तो देखो अंग्रेजों एक कारतूस लाते हैं जिसमें जो बंदूक का गोली रहता है वो चर्बी का ऊपर से ढक दिया जाता है, यानी चर्बी का रहेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। और वो चर्बी का कारतूस जो बना था वो गाय का और सूअर का चर्बी से बना था, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों जात के लिए अपमान्य हो जाता था। जैसे हिंदू के लिए गाय पवित्र हो जाती है और मुस्लिम के लिए सूअर हराम हो जाता है, तो दोनों विद्रोह करते हैं। और जो 45वां बटालियन था उन्हें पता चल जाता है, और मंगल पांडे जो रहते हैं वो सीधा गोली निकाल कर, वो पंडित थे, वो सीधा गोली निकाल कर वहाँ के जो सेनापति मुख्य थे उसको वो चला देता है अंग्रेज पर, और जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और जो लोग इनकार करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और जो बाकी सैनिक थे
उन्हें लोग काफ़ी अपमान जैसा देखते हैं कि तुम्हारे भाई वहाँ जेल में है और तुम ऐसे आराम से घूम रहे हो, तो बाकी सैनिक भी आग बबूला हो जाते हैं और विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। और 29 मार्च 1857 को देख लेते हो तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। यानी मार्च में शुरू हुआ और मई में नहीं, 10 मई में शुरू हुआ था और उससे पहले ही मंगल पांडे 29 मार्च को ही छावनी में यानी बैरकपुर में विद्रोह शुरू कर देते हैं गोली चलाकर। फिर 10 मई 1857 से मेरठ में सैन्य विद्रोह आरंभ हो गया दूसरा। और तीसरा 11 मई 1857 में विद्रोह सैन्य दिल्ली पहुंची। यानी दिल्ली के जो बादशाह थे मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह मीर जाफर, नहीं, नहीं, सॉरी, वक़्त बताऊँगा। तो उनके पास जाता है, 11 मई को दिल्ली पहुँच जाता है ये। अब 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। यानी ये जो मुगल सल्तनत का आखिरी शासक था बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय था, इसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और इसे विद्रोह का मुख्य नेता बना दिया गया बहादुर शाह द्वितीय को। और महत्वपूर्ण तथ्य तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी और जो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं। कौन? मंगल पांडे। तो इनका मैं एक शॉर्ट व्यू इंस्टाग्राम पर डाला था इनके बारे में, तो वो शायद आप लोग देखे होंगे। देखो धार्मिक और राजनीतिक कारण देख लेते हैं। तो यही चार्बियल कारतूस था, यानी इस तरीके से प्लास्टिक में चर्बी है, इसके अंदर गोली है, जो आर्मियों को दिया जाता था। तो देखो धार्मिक कारण क्या है? तो एनफील्ड राइफल कारतूस विवाद। तो ये एनफील्ड राइफल नाम है। 1856 में ब्रिटिश सेना ने नई एनफील्ड P53 राइफल लागू की और इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, जिसके कारण दोनों धर्म का भ्रष्टाचार हुआ। इसके कारण ये हुआ और हिंदू के लिए यह पवित्र थी, धार्मिक भावनाओं को उल्लंघन हुआ और मुसलमानों के लिए सूअर अपवित्र है, यानी धर्म के विरुद्ध हुआ। और सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश जबरन धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। यानी ये भी कहानी होता है कि एक ऊंचा जाति का था और एक नीचा जाति का था। तो नीचा जाति वाला ऊंचा जाति इसका कहता है कि पानी पिला दो, वो पानी लिए होता है। तो ऊंचा जाति वाला बोलता है हम नहीं पिलाएंगे, तुम नीचा जाति के हो। तो नीचा जाति वाला क्या बोलता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत जल्द अंग्रेज लोग तुम्हारा धर्म को नष्ट कर देंगे। तो उसे ये बात चुभ जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ बोलता है और ये बात हल्ला हो जाता है कि अंग्रेज हिंदू का जो ऊंचा जाति का उसका धर्म भ्रष्ट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आग पनपी। तो ये धार्मिक कारण तो देखो ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां भी हुई और धर्म परिवर्तन का प्रयास भी कराया गया इनके मतलब इंडियन लोग पर। और धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप भी करने लगे अंग्रेज और मंदिर मस्जिद की संपत्ति पर अधिकार भी कर लिया अंग्रेजों ने। तो ये आ जाता है धार्मिक कारण। अब देखो राजनीतिक कारण देखते हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये एक था जिसके कारण मैं शायद अ, पिछले क्लास में बताया था, ये जो ये था हड़प नीति इसे बोलते हैं। तो इसे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक द्वारा लागू की गई थी। यह नीति अत्यंत विवादास्पद थी। यानी ये नियम था, यदि किसी राजा की मृत्यु के बाद प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसका ओरिजिनल बेटा नहीं है, तो ये साम्राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा और तो राजा ब्रिटिश साम्राज्य को मिल जाएगी, जिसे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी यानी अधिकार नहीं दिया जाता। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, तो उनका जो बेटा दामोदर था वो उनका उत्तराधिकारी नहीं था, यानी वो दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ बेटा। जिसके कारण अंग्रेज ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के चलते उनका साम्राज्य अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, जिसके कारण झांसी की रानी विद्रोह करती है। तो देखो हड़पे गए राज कौन कौन थे? तो सतारा 1848 में और जैतपुर जो और संबलपुर जो 1849 में हड़प जाते हैं। तीसरा आता है बघाट जो 1850 में हड़प जाता है। फिर उदयपुर, झांसी जिसे रानी लक्ष्मीबाई का राज था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर नागपुर, अवध जो कुशंस के आरोप थे, ये अवध। तो ये सब के बारे में भी मैं नीचे डिटेल में बताऊंगा। अन्य राजनीतिक कारण तो देखो पेंशन में कटौती। जो नाना साहब थे उनको लालच दिया जाता है कि हम आपको पेंशन देंगे, आप अपना राज छोड़ दीजिए। तो ये छोड़ देते हैं और इनको बाद में इनका पेंशन देना बंद कर देते हैं, जिनके कारण नाना साहब भी विद्रोह में उतर जाते। तो देखो यहाँ जितने लोग थे सब अपना फायदा के लिए विद्रोह कर रहे थे। अगर राष्ट्रवाद रहता तो कब का हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो फिर बहादुर शाह द्वितीय का अपमान, यानी लाल किले छोड़ने का आदेश दे दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण बहादुर शाह जफर जो मुगल सल्तनत के आखिरी राजा कहलाते हैं, वो इस वजह से लड़ते हैं। अब भारतीय राजाओं की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है इसी के बाद। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो आर्थिक और सामाजिक कारण भी देख लेते हैं। तो
आर्थिक कारण में आ जाता है किसानों की दुर्दशा, यानी भारी भू राजस्व, यानी उपज का 50 से 60% तक अंग्रेज ले लिया करते थे। अब बंदोबस्त प्रणाली यानी अस्थाई रेतवाड़ी, महलवाड़ी सभी में शोषण हुआ, यानी ये सब अंग्रेज़ों द्वारा कर लागू किया गया था। नकद फसल यानी अनाज की जगह नील, कपास उगाने को दबाव दिया गया। यानी जो नील की खेती है, इससे ज़मीन बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण किसान काफ़ी असंतुष्ट हैं। कर्ज़ का बोझ, यानी महाजनों से ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज़, यानी ये जो कर्ज़ जो देते थे, वो क्या करते थे, पैसा लेते थे पर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाते थे, तो ये भी काफ़ी अपमान होता था। देखो, भूमि छीनना कर, यानी ना चुका पाने पर भूमि छीन लिया जाता था किसानों से। तो अगर आप 1857 की क्रांति पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपका खून काफ़ी ज़्यादा खौल सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है। जमींदारों की समस्या, यानी भू राजस्व की मांग, यानी निरंतर बढ़ती हुई अ, पारंपरिक अधिकारों का हनन, और ये सब आप देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से देख लेना। कारीगरों और व्यापारियों का पतन भी हो जाता है, यानी ब्रिटिश मशीन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प का विनाश हो जाता है। और ये सब बुनकरों की परंपरा, उद्योग, तो ये सब आप टेलीग्राम पे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हम देखते हैं अब सामाजिक कारण। तो भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप, यानी सती प्रथा निषेध, यानी सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, यद्यपि सुधारवादी लेकिन पारंपरिक समाज को अध्ययन, यानी देखो ये हड़प सती प्रथा है, ये लॉर्ड विलियम द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जो कि सही था एक तौर पे, अभी लोग सही मानते हैं, लेकिन उस टाइम ये एक धार्मिक परंपरा थी, जिसे ये खत्म करता है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि हमारे आस्था को ये गलत कर रहा है। तो लेकिन ये सती प्रथा रियली में गलत थी, और वो अब के लोग मानते हैं, उस टाइम के लोग का आस्था थी तो वो मान सकते हैं, इसलिए इसको गलत कहें। अविवाहिता पूर्ण विवाह यानी अधिनियम, यानी जो विधवा पूर्ण निर्माण, सॉरी, विधवा पुनः विवाह का प्रचलन लाया 1859 में, यानी जो विधवा हो जाती हैं, वो फिर से शादी कर सकती हैं, ये लाया, जिसके कारण रूढ़िवाद समाज में असंतोष हुआ, यानी ये भी इनको धर्म के खिलाफ जा रहा था, जिसके ये भी कारण है। फिर जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप, यानी जो जाति व्यवस्था है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हस्तक्षेप कर देते हैं, ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन कर देते हैं। असामाजिक भेदभाव देखते तो भारतीय को नीच समझा जाना लगा था। और सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव, यानी जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, वहाँ पे भेदभाव काफ़ी होता था। और रेलवे की प्रथम श्रेणी डिब्बों में प्रवेश निषेध था, यानी प्रथम डिब्बे में प्रवेश नहीं करने देते थे किनको, भारतीयों को। न्यायालयों में असमान व्यवहार होता था, यानी न्यायालय में भी इनको न्याय नहीं मिलता था। असहनीय कारण, अब विद्रोह प्रयास देख लेते हैं, तो भेदभाव और असमानता, यानी सैन्य असंतोष में है। तो भेदभाव, असमानता, यानी वेतन में भेदभाव, यानी अंग्रेजों सैनिकों को $42, यानी भारतीयों को 7, देखो, वो अपना सैनिक को 42 दे रहा है और हमारे सैनिक को 7 प्रति वर्ष दे रहा है, यानी $7। पदोन्नति, यानी सूबेदार से ऊपर पद नहीं मिलता था, यानी सूबेदार, यानी जो अभी के दौर में समझ लो कांस्टेबल या चौकीदार, वही सबका पद मिलता था भारतीयों को। और अपमानजनक व्यवहार, गालियाँ और मारपीट होती थी भारतीयों के साथ, इसलिए ये होता था। और सामाजिक दूरी, यानी अलग बैरक भोजना और व्यवस्था, यानी भोजन-वोजन में भी काफ़ी भेदभाव होता था। और सेवा में भी काफ़ी ये हो जाता, मतलब विदेशी सेवा अधिनियम 1856 में, यानी समुद्र पार सेवा अनिवार्य था। और धार्मिक मान्यता, तो समुद्र यात्रा से जाति भ्रष्ट होने का डर था। तो ये सब काफ़ी थी। और सैन्य संरचना में, यानी बंगाल सेना 2-3-8-0-0-0 में इतना-इतना भारतीय थे, यानी इतना में इतना भारतीय थे। सोचो, भारतीय सैनिक से वो भारत पे राज कर रहे थे, और उच्च जाति थी, यानी ब्राह्मण और राजपूत सैनिकों को बहुलता मिलती थी, यानी भेदभाव कर देते थे ये। असंवेदनशीलता, तो धार्मिक मुद्दों पर अधिक, तो देखो अब देखते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्व। तो देखो, दिल्ली से कौन कर रहे थे, ये है बहादुर शाह जफर द्विवेदी, इनका फोटो है, जिनको रंगून भेज के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में देखते हैं, तो इनका उम्र 82 वर्ष था। और भूमिका, तो प्रतीकात्मक, यानी सम्राट विद्रोही ने इन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। किसे, ये फोटो देख लो, यही ओरिजिनल फोटो है, डुप्लीकेट नहीं है। अब परिणाम क्या हुआ, तो सितंबर 1857 में पुनः अंग्रेज का कब्जा हुआ, और बहादुर शाह को रंगून, यानी म्यांमार का रंगून है, रंगून शर्क में भेज दिया गया, और उम्र कैद की सजा हो गई। और जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी 82 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है कानपुर। कानपुर से नाना साहेब
विद्रोह करते हैं, जिनका फोटो ये आता है ब्लर में। अब पृष्ठभूमि तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अब पेंशन बंद कर दी गई थी, यानी ये जो थे दत्तक पुत्र थे, जो बाजीराव द्वितीय थे, उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, जिनकी वजह से इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। तो इसके लिए ये अपने फायदा के लिए लड़ते हैं। अब प्रमुख सहयोग तो तात्या टोपे जो सेनापति थे, वो अजीमुल्ला खां के साथ विद्रोह करते हैं। और घटना 27 जून 1857 को सती चौरा घाट नरसंहार यानी बिठूर में गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। फिर देखो लखनऊ से ये नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था बेगम हजरत महल, जो भी ये अपने यानी अवध के नवाब वाजीराव अली शाह की पत्नी थी। और उनको भी ये होता है यानी विशेष अपने नाबालिग पुत्र यानी वीर जिस कद्र को नवाब घोषित किया, ये हजरत बेगम महल। योगदान तो लखनऊ में रेजिडेंस पर 87 दिन घेराबंदी यानी नवंबर 1857 में कैंपलेप ने पुनः अधिकार किया। कहाँ? लखनऊ में। फिर देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे मणिकर्णिका और मनु भी नाम कहा जाता है, यानी ओरिजिनल नाम झांसी की रचनी लक्ष्मीबाई। संघर्ष की बात करें तो 1853 में राज हड़पा किसका? झांसी का। और 1857 में विद्रोह का नेतृत्व झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती है। और अप्रैल 1858 में हयू रोज के विद्रोह में ये चली गई। शहादत यानी शहादत इनकी 18 जून 1858 में यानी ग्वालियर के पास कोटा की सरायरा में पुरुष वेश में युद्ध करते हुए ये विराजित हो जाती हैं। सोचो, ये युद्ध में शहीद हो जाते हैं। इनका जो पुत्र था दामोदर, वो गोद लिया हुआ था, दत्तक पुत्र था, जिनके कारण इन्हें उसे साम्राज्य नहीं मिलता है। फिर देखो बरेली से कौन लड़ते हैं, तो खान बहादुर खान। तो ये पृष्ठभूमि में तो रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे ये। फोटो देख लो, ये ओरिजिनल फोटो है सब। और रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व यानी स्थानीय जमींदारों को संगठित किया ये। अब बिहार से तो कुंवर सिंह यानी 80 वर्ष के थे। और आरा और जगदीशपुर यानी बिहार, ये देखो आरा और जगदीशपुर शहर का नाम है जगदीशपुर, और बिहार के थे ये। तो 26 अप्रैल 1858 में युद्ध में घायल होने के बाद इनकी शहादत हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या बचा। तो 1857 की असफलता के कारण देखते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं कुछ और बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। असंगठित नेतृत्व का अभाव, तो देखो कोई केंद्रीय नेतृत्व या योजना नहीं थी। जो लड़ रहे थे अपने लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जो केवल प्रतीकात्मक नेता यानी वास्तविक शक्ति नहीं था उनके पास। अब विभिन्न नेताओं को समर्थन में थे। आज क्षेत्रीय नेता अपने अपने क्षेत्र की तक ही सीमित थे, यानी सब देखो सिंपल इसको आप समझ लेना अच्छे से, ये सब आप अपने से पढ़ लेना। यानी समिति, भौगोलिक विस्तार, भारतीय राजाओं का तटस्थ, और ये सब आप अपने से पढ़ लेना। और ब्रिटिश राजनीति यानी अंग्रेज ने फूट डालो और राज करो की नीति का प्रभावी उपयोग किया। और उन्होंने भारतीय राजाओं को प्रलोभ में देकर अपनी ओर मिलाया और विद्रोही को एक एक करके कुचला। यानी ये एक नीति लाते हैं, फूट डालो राज करो। इस नीति के तहत सारे ये सब को अपने मिला लेते हैं और कुचल देते हैं। और कुछ बचा है 1857 की क्रांति के दूरगामी परिणाम देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, यानी जो भारत में जो कंपनी राज कर रही थी उसका अंत हो जाता है। और 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया को घोषित द्वारा वो कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चल गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर भारत सरकार अधिनियम यानी 1858 में गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाया। यानी पहले गवर्नर जनरल कहलाते थे, फिर अब वाइसराय कहलाने लगा। प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारतीय सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया। सैन्य पुनर्गठन, तो देखो यूरोपीय सैनिकों संख्या बढ़ाई गई और भारत और यूरोप को सैनिक का अनुपात 2:1 में बांटा गया। तोपखाना, भारतीय नीति ये सब भी लागू की गई और धार्मिक तत्व की नीति भी, ये सब भी हुई। यानी ईसाई मशीनियरों की गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ और धार्मिक और सामाजिक मामलों में जो हस्तक्षेप होता था वो रोक दिया गया। फिर भारतीय राजाओं के प्रति नीति परिवर्तन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों को बफर स्टेट के रूप में बनाया गया और राजाओं को ब्रिटिश सत्ता समाप्त कर दी गई। तो देखो शिक्षा और सामाजिक ये सब पे भी काफ़ी ध्यान होता है। और भारतीय राष्ट्रवाद की नींव, तो देखो 1857 में असफल रहा, लेकिन इनमें भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। यानी इसी टाइम पे भारत
तो पर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अगर उससे पहले हो जाता तो देश आज़ाद हो जाता। राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। लेकिन ये सब जितने लोग लड़ रहे थे सब अपने फ़ायदा के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण ये असफल रहते हैं। बाकी ये सब आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है वैसा। देखो परीक्षा उपयोगी भी देख लेते तो 1855 में संथाल विद्रोह, जो झारखंड क्षेत्र में सिंधु एवं कान्हू ने संभाला था। 10 मई से मेरठ में विद्रोह हुआ। और 85वां जो बटालियन था सैनिक का राजा, मेरठ के कारतूस मामले में ये पहला दखल-अंदाज़ी करता है। और 1858 में कंपनी शासन अंत होता है। अब भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हो जाता है। तो प्रमुख तिथियां और घटनाक्रम देख लेते हैं चार्टेड में। तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जो बैरकपुर में विद्रोह करते हैं, और 8 अप्रैल में इनको फांसी दे दिया जाता है। 10 मई से मेरठ से स्टार्ट होता है और दिल्ली चला जाता है। और 11 से 12 मई को दिल्ली पर अधिकार बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया। और जून 1857 में कानपुर, लखनऊ, झांसी में विद्रोह फैला। और सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और अप्रैल जून यानी 1858 में झांसी युद्ध यानी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई 18 जून को। और 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया को घोषित कंपनी शासन अंत किया। तो ये था 1857 की क्रांति। अब मंगल पांडे प्रथम शहीद यानी 34वें नेटिव इन्फेंट्री यानी बैरकपुर छावनी के ये थे मंगल पांडे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट यानी रंगून में इनकी मृत्यु हुई। 1862 में मृत्यु हो गई इनकी। रानी लक्ष्मीबाई तो खूब लड़ी मर्दाने, तो वो झांसी वाली रानी थी। ये पुरुष वेश में युद्ध करती थी। और इनके ऊपर ये है 2 लाइन, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपे जिन्हें नाना साहब के सेनापति यानी गुरिल्ला युद्ध के विशेष 1859 में फांसी दे दी गई। नाना साहब जो बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, कानपुर से नेतृत्व करते हैं। कुंवर सिंह जो बिहार के 80 वर्ष योद्धा थे यानी गुरिल्ला युद्ध विशेष में थे ये। बेगम हजरत महल जो अवध से नवाब वाजीराव अली शाह की पत्नी थी और लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। फिर लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो 1848 से 58 तक चलता है, और जो 7 राज्यों को हड़प लेता है डलहौजी। और लॉर्ड कैनिंग तो 1857 के समय गवर्नर जनरल यानी प्रथम वायसराय बने। और वीर सावरकर जो 1857 का स्वतंत्र समर यानी पुस्तक के लेखक बने। ये वीर सावरकर जिन्होंने 1857 को पहला स्वतंत्र संग्राम कहा। और देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो 1857 की विरासत। तो 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसमें भारतीय स्वतंत्र संग्राम की नींव रखी और यह सिद्ध कर दिया कि विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध संभव है, यानी विद्रोह करना संभव है। और देखो आज़ाद इसलिए होता है, गांधी जी और ये 1857 की क्रांति में डिफरेंस ये है कि गांधी जब कर रहे थे तो वो उसमें राष्ट्रवाद थी, और इस टाइम में राष्ट्रवाद नहीं थी, ये अपने लिए करे थे, मोटा मोटी यही हो जाता। तत्कालिक प्रभाव तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ हुआ। अब ब्रिटिश कौरान द्वारा शासन चली गई, सैन्य का आभास हुआ। तो ये सब आप देख लेना, ये सब सब पढ़ के देख लेना, सब इम्पोर्टेंट है। तो देखो संथाल विद्रोह की समय तो 1857 में पहले से विद्रोह का समझना आवश्यक है। और बहुआयामी कारण तो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य पहली पहलुओं को जाने तो ऊपर मैं सारा दे चुका हूँ। तो वहाँ से आप लोग कर लेना। क्षेत्रीय नीति तो देखो प्रत्येक केंद्र और उसके नेता की विशिष्ट भूमिका, ये सब याद करने का पॉइंट है। अब परिणाम क्या निकलता है, तो तत्कालिक और तो ये सब देख लेना, असफल के कारण भी देख लेना। और परीक्षार्थी के अंतिम साल देखते तो 1857 की क्रांति को केवल तथ्यों के रूप में नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में समझें, और इसके कारणों, घटनाओं और नेताओं और परिणामों के आपस में जोड़कर पढ़ें। संथाल विद्रोह से लेकर 1858 से सुधारों तक की पूरी यात्रा को सामग्रता से देखें, यानी एक टाइम पीरियड से हमें देखना चाहिए। और इसे आप अपने से पढ़ना, मैं कहानी जैसा पढ़ा दिया हूँ। और इसे अगर आप पूरी डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो आपका खून इस कदर खौलता है कि क्या ही बताते, यानी बहुत ही अन्याय होता है उस टाइम भारतीयों के साथ। तो खैर क्लास भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और बायो में लिंक, अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे चल जाना। अगर इंस्टाग्राम का भी लिंक नहीं खुलता है तो इंस्टाग्राम पर यही नाम से सर्च करना, जैद ईडूअब, आपको मिल जाएगा। वहाँ से बायो में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाना। और सारे पीडीएफ प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।